हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 26। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास वो हिंदी यूजीसी नेट जीआरएफ की क्लास है और इसमें डेली हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं। और जो 25 क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू के 25 क्वेश्चन है। और इसमें जो 25 क्वेश्चन रखे गए हैं वो जनवरी 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। और इस प्रश्नों को हम लोग व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बिना देर के हुए चले हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51। इसके पहले 50 क्वेश्चन मैंने क्लास 24 और क्लास 25 में मैंने करा दिया है। आज है क्लास 26। ठीक, क्लास 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा? तो देखो, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हरिकृष्ण प्रेमी पहले आएंगे। तो इनके अगर जन्म काल की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। 1907 में भीष्म साहनी, ये भीष्म साहनी है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1915 में हुआ था, 1915 में। उसके बाद मोहन राकेश की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1925 में। और शंकर शेष, इनकी अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1933 में, 1933 में। ठीक, तो 1907, 1915, 1925 और 1933। तो 51 का ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। भीष्म साहनी 1915 में इनका जन्म हुआ था, 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। मोहन राकेश 1925 में इनका जन्म हुआ था, 1972 में इनकी मृत्यु हुई थी। और शंकर शेष ये 1933 है, सॉरी वो मिस्टेक हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक। 1933 में इनका जन्म हुआ था, 1981 में इनकी मृत्यु हुई थी शंकर शेष का। तो इसका ऑप्शन डी सही है 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन सी सही है, अंगद का पाँव, 1958। 1958 अंगद का पाँव ये किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। उसके बाद आएगा अद्यतन की अगर बात करें तो 1977। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1977 है। और ये निबंध संग्रह किसकी है? तो वो है अज्ञे की है, सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे। विकलांग श्रद्धा का दौर, इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1980 है। और इसके जो निबंधकार हैं वो हैं हरिशंकर परसाई और मराल की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1993 है। और इसके जो निबंधकार हैं वो हैं कुबेरनाथ राय। तो 52 का ऑप्शन सी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है अंगद का पाँव 1958 से 1958 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का है। अद्यतन 1977 अज्ञे का है। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 हरिशंकर परसाई। और मराल 1993 ईस्वी कुबेरनाथ राय। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है कि नाटक की कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं, 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन सी, विशंखभक, प्रवेशक, चोलिका, अंकाश्य, अंकावतार। ऑप्शन सी से 53 का। यहाँ पे देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो कौन सा है? तो वो होगा ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लालित्य मीमांसा और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ऑप्शन डी सही है 54 का। देखो
आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। पहले उनका आएगा सुर साहित्य 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, कबीर 1941 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, सहज साधना 1963 में, कालिदास की लालित योजना 1965 में और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा है कि सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो होगा सी, पहले द्रौपदी आएगा, द्रौपदी 1972। उसके बाद आएगा आठवां सर्ग, उसके बाद आएगा आठवां सर्ग 1976। उसके बाद आएगा एक दूनी एक, एक दूनी एक 1987। उसके बाद आएगा रति का कंगन 2010। ठीक, मतलब कि इन यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नाटक दिए गए हैं, इन नाटकों का क्रम इस प्रकार है: द्रौपदी 1972, आठवां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987 और रात की का कंगन 2010 सॉरी। तो 55 का ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे लिखा है सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का प्रकाशन वर्ष: द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे शहद बड़े शहद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993, रति का कंगन सन 2010। ये सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का प्रकाशन वर्ष है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा है निर्देश। निर्देश में लिखा है कि प्रश्न संख्या 56 से 65 तक के प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं। इनमें से एक स्थापना एसरेशंस ए और दूसरा तर्क रीजन आर है। कोड में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 56 स्थापना में लिखा है कि जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वहीं भाव की पवित्र भूमि है। ये बात क्या है? ये बात सही है कि जब व्यक्ति जीवन को लोक जीवन में जब लय हो जाता है तो वह क्या होता है? एक भाव की पवित्र भूमि में बंध जाता है। तर्क आर में दिया है कि इसलिए कविता में विश्व हृदय का यह आवाज कविता की यथार्थवादी अवस्था है। गलत बात है ये। तो ए सही आर गलत किस में है? तो ऑप्शन डी में है कि ए सही आर गलत। 56 का ऑप्शन डी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन को लोक जीवन के लय में समाहित कर देता है अथवा लोक जीवन के मंगल में लीन होकर स्वयं का अभिमान नहीं करता है, वहीं पर भाव की पवित्र भूमि होती है। कविता में विश्व हृदय का आभास यथार्थवादी अवस्था नहीं है, बल्कि कविता में लोक का सत्य चित्रण है। यथार्थवादी अवस्था है मात्र आभास नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 स्थापना में लिखा है कि काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही आर सही, बी ए सही आर गलत, सी ए गलत आर सही और डी ए गलत आर गलत। तो 57 का आंसर क्या होगा? तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन ए सही आर सही। काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है, सही बात है। और तर्क आर में दे क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है, ये भी बात सही है। काव्य का आनंद लोकोत्तर होता है, लोक से अलग। जो मनुष्य को सांसारिक मोह माया से परे करता है, इस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात यह वर्णन भी अनुभव की प्रक्रिया है जिसे महसूस किया जा सकता है। काव्य के आनंद में मनुष्य को रस की प्राप्ति होती है और यह काव्य रस ब्रह्म के समान आनंद देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है कि स्थापना में कि रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है।
तर्क आर में लिखा है क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए में लिखा है कि ए गलत, आर सही, बी में कि ए सही आर गलत, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर सही। तो 58 का आंसर क्या होगा? तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों गलत है, ए गलत आर गलत। रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है, गलत बात है ये, क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है, ये भी बात गलत है। तो दोनों गलत है। 58 का सी मतलब सही है, दोनों गलत है। रस को ज्ञान से नहीं बल्कि भाव एवं संवेदना से ग्रहण किया जा सकता है। मतलब वहाँ पे लिखा था कि रस को ज्ञान द्वारा ग्रहण किया जाता है, मतलब ग्रहण होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है रस को ज्ञान से नहीं बल्कि भाव एवं संवेदना से ग्रहण किया जाता है। जहाँ हृदय का वास्तविक अनुभूति होती है वहाँ बुद्धि की सत्ता नहीं होती, अनुभूति संवेदना आधारित और बौद्धिकता तर्क आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 59 लिखा है स्थापना में कि छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। तर्क आर में लिखा है कि क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदानुभवों का अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए में कि ए गलत आर गलत, बी में कि ए सही आर गलत, सी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए सही आर गलत। तो 59 का आंसर क्या होगा? कि छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है और क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदन भाव को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। 59 का आंसर क्या है? 59 का आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे लिखा भी है कि छायावादोत्तर कविता मात्र विचार प्रधान काव्य नहीं है बल्कि इस काल की कविता ने सामाजिक चेतना और भावबोध तथा संवेदना और यथार्थता को भी अपने परिवार में शामिल किया है। छायावादोत्तर कविता में प्रयोगवाद जरूरवादिकता और विचार प्रधान काव्य को वरीयता देता है। इस प्रकार के काव्य में कवि की निजी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है कि कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है, सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि। कोड ए में देख ए सही आर सही, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए गलत आर सही और डी में कि ए सही आर गलत। तो 60 का आंसर क्या होगा? तो 60 का आंसर क्या होगा? तो देखो 60 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए गलत है आर सही है, ए गलत आर सही। कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता नहीं, ये निजत्व की उपलब्धि नहीं करता है, गलत बात है ये। वो निजत्व की नहीं कला की उपलब्धि करता है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है, सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि। तो ये सही है, ए गलत आर सही। लिखा है कि कला के माध्यम से कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की नहीं कला की उपलब्धि करता है। वहाँ पे क्या लिखा था? निजत्व की उपलब्धि करता है, लेकिन निजत्व की नहीं कला की उपलब्धि करता है। कला को जन कल्याण का मार्ग भी बनाता है। सत्य ही कलाकार की एकत्रित एवं संचित पूंजी है, सौंदर्य का सृजन करना ही व्यापार है। कला के माध्यम से लोक के मंगल का प्रसार करना ही कलाकार की उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 61 स्थापना में लिखा है काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है। तर्क आर में लिखा है क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों संबंध होते हैं। तो कोड ए में है कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर सही। तो 61 का आंसर क्या होगा?
तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन ए कि ए सही आर गलत। काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है, ये बात सही। काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है। तर्क आर में लिखा है कि क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबंध होते हैं, गलत बात है, दोनों संबंध होते हैं। यहाँ पे असंबंध लिखा है ना, लेकिन संबंध होते हैं, तो इसलिए ये गलत है। तो 61 का ऑप्शन ए सही है कि ए सही आर गलत। काव्य सौंदर्य तभी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है जब उसके भाव पक्ष और कला पक्ष में सामंजस्य हो। काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों आपस में संबंध होते हैं, तभी काव्य सौंदर्य पैदा होता है। 62 में लिखा स्थापना में कि मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का सांस्कृतिक उपहार है। कि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। कोड में लिखा कि ए सही आर सही, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर गलत। तो 62 का आंसर क्या होगा? तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों सही है, ए सही आर सही। मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है, ये बात सही है। और तर्क आर में लिखा है क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बने, ये भी सही है। तो दोनों 62 का क्या है, दोनों सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मिथक मनुष्य की आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है, ये बात सही है। क्योंकि मिथक एक कथा है जो आदिम मानव की विचार शैली, विज्ञान, धर्म, दर्शन आदि से परिपूर्ण है। यह विचार मुख्यतः धार्मिकता से संबंधित है, क्योंकि उस समय भारत का मूल विश्वास धर्म में था। क्वेश्चन नंबर 63 स्थापना में लिखा है कि कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। तर्क आर में है कि क्योंकि श्रृंगार की पर सरस वाग्य धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। कोड में लिखा है कि ए सही आर गलत, बी में कि ए गलत आर सही, सी में कि ए सही आर सही और डी में कि ए गलत आर गलत। तो 63 का आंसर क्या होगा? कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। तर्कार में है कि क्योंकि श्रृंगार की सरस वांगधारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। 63 का क्या है? तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों गलत है, ये ए गलत आर गलत। कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य नहीं है। कविता में जो श्रृंगार का जो चित्र है वो अनिवार्य नहीं है, बल्कि कविता में श्रृंगार चित्रण ऐच्छिक है, मतलब इच्छा के ऊपर है। मात्र श्रृंगार ही पाठक को आनंदित नहीं करता, अन्य रस जैसे करुण रस, वीर रस, शांत रस आदि भी पाठक को आनंदित और द्रवित करते हैं। यह सभी कविता पर निर्भर करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा है कि स्थापना ए में कि कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तर्क आर में लिखा है कि इसलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता। कोड ए में लिखा है कि ए सही आर सही, बी में कि ए गलत आर गलत, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर गलत। 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए गलत और आर गलत, दोनों गलत है। कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, गलत बात है ये। और आर में लिखा है कि इसलिए जीवन का लौकिक पक्ष इसमें नहीं आ सकता, ये भी बात गलत है। कविता अलौकिक और आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि लौकिक प्रक्रिया भी है। कविता में जीवन का लौकिक पक्ष भी आ सकता है या होता है। क्वेश्चन नंबर 65 स्थापना में लिखा है कि छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के कारण अहमवादी बन गया। तर्क आर में कि इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। कोड ए में लिखा है कि ए गलत आर सही, बी में कि ए सही आर सही, सी में कि ए गलत आर गलत और डी में कि ए सही आर गलत।
का आंसर होगा ऑप्शन सी। दोनों के दोनों गलत है। छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के कारण अहमवादी बन गया, ये भी बात गलत है। और तर्क आर में कि इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की, ये भी बात गलत है। तो दोनों गलत है। छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के साथ सामाजिक जीवन से प्रतिबद्ध रहा और यह अहमवादी नहीं बल्कि रहस्यवादी बन गया। यह आत्मकेंद्रित होकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुआ। छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा नहीं की है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्या करना है इसमें? मिलान करना है। लिखा है यहाँ पे निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई हैं, यहाँ पे कवियों के नाम दिए गए। क्या करना है? मिलान करना है। हो सब कविन किर पछ लगा, ये किसकी पंक्ति है? ये जायसी की पंक्ति हैं। बी में कि कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, ये किसकी पंक्ति? ये तुलसीदास की पंक्ति हैं। प्रभु जी सी में कि प्रभु जी हाँ पतितन की टीको, ये सूरदास की पंक्ति हैं। और अब तो अजपा जपू मन मेरे, ये किसकी पंक्ति हैं? ये मलुकदास की पंक्ति हैं। तो 66 का क्या आंसर होगा? ए का 2, बी का 4 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो 66 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा है कि निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पे पात्रों के नाम, यहाँ पे रचना के नाम दिए गए हैं, मिलान करना है। ए में लिखा है मैना, मैना किस रचना के पात्र है? तो वो है चंदायन। चांदायन, मैना जो है चंदायन। मैना है, लोर है, चंदा ये किसमें मतलब किस रचना के पात्र हैं? तो वह चंदायन के पात्र हैं। ऋतुवर्ण, ऋतुवर्ण इसकी अगर बात करें तो ये किस रचना के पात्र हैं? तो वह सत्यवती कथा। ऋतुवर्ण सत्यवती कथा, ऋतुवर्ण हो गया सत्यवती, ये दोनों सत्यवती कथा रचना के पात्र हैं। रुक्मणी, रुक्मणी रुक्मणी किस में है? तो वो है मृगावती में। रुक्मणी, रुक्मणी है राजकुमार, ये मृगावती में है। और राग वचेतन, राग वचेतन ये किस रचना के पात्र हैं? राग वचेतन तो वह है पद्मावत की, पद्मावत की राग वचेतन है। फिर रत्नसेन है, पद्मावती है, नागमती, ये पद्मावत रचना की पात्र हैं राग वचेतन। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 किस में है? तो ऑप्शन ए में है। तो 67 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिता के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो यहाँ पे रचना है कि इशारे जिंदगी के पूर्ण टप की एक नब से 4 ईमानदार मेरा प्रतिनिधि। रचयिता में कौन कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, कुंवर नारायण है और रघुवीर शाह है। क्या करना है? मिलान करना है। इशारे जिंदगी के, ये किसकी है? ये अज्ञे की है। इशारे जिंदगी के बूंद टपकी एक नब से, बूंद टपकी एक नब से, ये किसकी है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। 4 ईमानदार कुंवर नारायण मिश्र की है। और मेरा प्रतिनिधि ये रघुवीर सहाय का है। ठीक, तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 5 किसमें है? तो ऑप्शन बी में है। तो 68 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचना, यहाँ पे रचनाकार के नाम। रचना में कौन कौन है? प्रेम पथिक है, गीतिका है, शानदेह गीत है, गुंजन है। और रचना में कौन कौन है? रचनाकार में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत हैं, मैथिली शरण गुप्त है और जयशंकर प्रसाद है। क्या करना है? मिलान करना है। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक ये किसकी है? तो यह जयशंकर प्रसाद की है।
प्रेम पथिक किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। गीतिका, गीतिका किसकी है? तो गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। शांति गीत, शांति गीत किसकी है? तो वह महादेवी वर्मा की है। शांति गीत महादेवी वर्मा की है। और गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की है। ठीक, तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, और शांति गीत महादेवी वर्मा की, और गुंजन सुमित्रा नंदन पंत की। तो ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 3 किस में है? तो किसी में नहीं है। मतलब यहाँ पे मतलब कि ये थोड़ा सा गलत दे दिया है यहाँ पे। तो होगा ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 59 का ऑप्शन, मतलब कि 59 का ये सही है ना। आंसर होगा 5, 1, 2, 3। 69 का। देखो यहाँ पे लिखा भी एक प्रेम पथिक 1914 जयशंकर प्रसाद का है। गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। शांति गीत 1936 महादेवी वर्मा का है। कुंजन 1932 सुमित्रा नंदन पंत का है। पंचवटी 1925 ये मैथिली शरण गुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों से सुमेलित कीजिए। कहानी में कौन कौन है? पूछ की रात है, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर। ये चारों की चारों कहानी किसकी हैं? तो वह है प्रेमचंद जी की। पूछ की रात में क्या दिखाया गया है? पूछ की रात में क्या दिखाया गया है? तो वो दिखाया गया कि ऋण की समस्या। इसमें जो है केंद्रीय विचार वो है ऋण की समस्या। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें राष्ट्रीय चेतना को दिखाया गया है। ठाकुर का कुआं इसमें जाति भेद दिखाया गया है। और पंच परमेश्वर इसमें न्याय प्रियता दिखाया गया है। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 किसमें है? तो ऑप्शन बी में। तो 70 का ऑप्शन बी सही है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि प्रेमचंद की कहानियाँ तथा उनके केंद्रीय विचारों का सम्मेलन। पूछ की रात 1930 ईस्वी, ऋण की समस्या इसमें भी दिखाया गया है। शतरंज की खिलाड़ी 1924, राष्ट्रीय चेतना दिखाया गया इसमें, राष्ट्रीय चेतना की जो समस्या है उसको दिखाया गया है। और ठाकुर का कुआं 1932 जाति वेद को दिखाया गया है। और पंच परमेश्वर 1916 न्याय प्रियता को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पात्रों के नाम, यहाँ पे उपन्यासों के नाम। पात्र में कौन कौन है? ए में कि सेल्मा, बी में निर्गुनिया, सी में कि मणिक मुल्ला और डी में सरस्वती। उपन्यास में कौन कौन है? यह पथ, बंधु था, सूरज का 7वां घोड़ा, अपने अपने अजनबी, नाचो बहुत गोपाल और कितने चौराहे। क्या करना है? मिलान करना है। सेल्मा, सेल्मा सिल्मा किस में है? तो वह है अपने अपने अजनबी में, अपने अपने अजनबी में। निर्गुनिया, नाचो बहुत गोपाल, मणिक मुल्ला, सूरज का 7वां घोड़ा और सरस्वती यह पथ बंधु था। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो 71 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा है कि निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नाटक और एकांकियों के नाम लिखे गए, यहाँ पे नाटककारों के नाम लिखे गए हैं। कौन कौन है? नाटक में रेशमी टाई है, लॉटरी है, पर्दे के पीछे, रीढ़ की हड्डी। और नाटककार में कौन कौन? उदय शंकर भट्ट हैं, भुवनेश्वर प्रसाद हैं,
उपेंद्र नाथ अस्क है, राम कुमार वर्मा है और जगदीश चंद्र माथुर है। क्या करना, मिलान करना। रेशमी टाई, रेशमी टाई किसका है, राम कुमार वर्मा का है। लॉटरी भुवनेश्वर का है। पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट का है। और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर का है। तो ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 5 इसमें है, तो ऑप्शन बी में है। तो 72 का ऑप्शन बी सही है। देखिए यहाँ पे रेशमी टाई राम कुमार वर्मा, लॉटरी भुवनेश्वर का, पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पात्रों के नाम, यहाँ पे कहानियों के नाम, क्या करना है, सुमेलित करना है। चंपा और बुद्धगुप्त, पात्र में चंपा बुद्धगुप्त है। बी में है कि अलोपीदीन वंशीधर, सी में श्रीचंद मानो और डी में बाबा भारती खड़क सिंह। यहाँ पे नाटक में लिखा है कहानियों में कि नमक का दरोगा, ठेस, हार की जीत, आकाशदीप, ताई। क्या करना, मिलान का। चंपा बुद्धगुप्त, चंपा और बुद्धगुप्त ये किसमें की है, तो ये आकाशदीप कहानी के पात्र हैं, चंपा और बुद्धगुप्त। अलोपीदीन और वंशीधर, यह है नमक का दरोगा, अलोपीदीन और वंशीधर। सिरचन मानो, सिरचन और मानो, यह है ठेस। और बाबा भारती खड़क सिंह, बाबा भारती और खड़क सिंह हार की जीत। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 किसमें है, तो ऑप्शन ए में है। तो 73 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सिद्धांतों के नाम दिए गए, यहाँ पे सिद्धांतकारों के नाम दिए गए हैं। क्या करना है, सुमेलित करना है। वक्रोक्ति सिद्धांत ये किसका है, वक्रोक्ति सिद्धांत ये कुंतक का है। रीति सिद्धांत ये किसका है, तो ये वामन का है। औचित्य सिद्धांत ये किसका है, ये क्षेमेंद्र का है। और ध्वनि सिद्धांत ये किसका है, तो यह है आनंदवर्धन का। तो वक्रोक्ति कुंतक का, रीति सिद्धांत वामन का, औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र का और ध्वनि सिद्धांत आनंद का। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 किसमें है, तो ऑप्शन सी में। 74 का ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे लिखा है वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक, रीति सिद्धांत वामन, औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र, ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन और रस सिद्धांत ये भरत मुनि का। क्वेश्चन नंबर 75, लिखा है कि जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके गाने वाले पात्रों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे मतलब कि जयशंकर प्रसाद के जो नाट्य गीत है, यहाँ ये दिए गए नाट्य गीत, यहाँ पे किस नाट्य गीत को किस पात्र ने गाया है, यहाँ पे पात्रों के नाम दिए गए हैं। तो अरुण या मधुमेह देश हमारा, बी में कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, सी में कि तुम कनक किरण से अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों, डी में कि आह वेदना मिली वेदई डैश डैश डैश। तो देखो ये में कि अरुण या मधुमेह देश हमारे, ये कौन सा पात्र गाती है, तो वो कार्नेलिया गाती है। कौन, कार्नेलिया। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये कौन गाती है, तो ये अलका का है, ये अलका पात्र गाती है। तुम कनक किरण से अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों, ये कौन, ये राक्षस गाता है। आह वेदना मिली विदाई, ये देवसेना का है, किसका है, देवसेना का है। और मालविका की मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, वे शुद्ध हो उस कली से मिलता भार अनुराग, ये मालविका गाती है। तो इसमें यहाँ पे दिया नहीं है, तो ए का 3, बी का 4, सी का 5 और डी का 2, तो ऑप्शन डी सही है 75 का। तो ऑप्शन डी सही है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं ऐसे और क्वेश्चन आपको लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये मैं हमेशा PYQ लेकर आता रहूँगा। आप जितने आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।